वेलकम बैक टू बैक बेंचर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे। सो इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, जो कि पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर ईयर 5th सेमेस्टर का है एक सब्जेक्ट है। हम लोग ने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन और पहला चैप्टर फॉल्ट के कुछ पार्ट्स कवर किए थे, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स तक। आज हम लोग उसके आगे के बारे में स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के बारे में। सो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, जो ये लाइन लिखी है मैंने, इससे पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्या है? द स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फॉल्टी करंट। देखिए यहाँ पे मैंने ये बनाया भी है कि जो स्टेबिलिटी होती है पावर सिस्टम की, वो फॉल्टी करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना कम फॉल्टी करंट होगा, जितना कम फॉल्ट होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल हमारा पावर सिस्टम होगा। ठीक है ना? जितना ज़्यादा फॉल्ट होगा, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी कम होगी पावर सिस्टम की। ठीक है? उसके बाद क्या लिखा है? एंड द सिस्टम, क्या लिखा है? एंड द सिस्टम फॉल्टी करंट also inversely proportional to impedance, and impedance is like resistance. So जितना ज़्यादा resistance रहेगा, फॉल्ट उतना ही कम रहेगा, और फॉल्ट अगर कम रहा तो जो आपका स्टेबिलिटी है पावर सिस्टम का, वो अच्छा रहेगा। ठीक है? सो और इस पॉइंट में भी देखें तो इम्पीडेंस अगर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो फॉल्ट कम रहेगी, और अगर फॉल्ट ज़्यादा रहेगा मतलब इम्पीडेंस कम है। ठीक है? सो मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक। इन दिस इस टॉपिक में तो सिर्फ यही था ना, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फॉल्टी करंट के, और फॉल्टी करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इम्पीडेंस। ठीक है? चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ फॉल्ट्स ऑन स्विच गियर रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। सबसे पहली पॉइंट मैंने लिखी है, द फ्लो ऑफ वोल्टेज एंड करंट विल बी इक्वली ट्रांसमिट्स इवन आफ्टर द फॉल्ट अकर्स इन एनी डिवाइस ऑफ सर्किट। देखिए जो अगर सिस्टम रिलायबल है या स्टेबल है, स्टेबिलिटी है उसमें, तो जो फ्लो होगा वोल्टेज या करंट का किसी भी डिवाइस या सर्किट में, वो कांस्टेंट बना रहेगा, चाहे फॉल्ट आए होने के बाद भी। ठीक है ना? दूसरा लिखा है, द रीजन ऑफ फॉल्ट इन पावर सिस्टम इज ड्यू टू एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट। एब्सोल्युटली, द एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट in a power system is the main reason of fault occurrence, which tends the possibility of burning of isolators या और इन कोई भी कनेक्टेड सर्किट होगी या डिवाइस होगी, क्योंकि करंट ज़्यादा होगा तो बर्निंग के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, फॉल्ट अकर होगा ही होगा। तीसरा है, द वोल्टेज लेवल इंक्रीजेस वेन एवर ओपन सर्किट फॉल्ट टेक प्लेस। एब्सोल्युटली, ओपन सर्किट फॉल्ट में वोल्टेज लेवल इंक्रीज होता है, विच इंक्रीजेस द ओवर वोल्टेज इन पावर सिस्टम पेशेंट। देखो वही लिखा है ना, ओवर वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है पावर सिस्टम में, दैट टेंस द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट। और जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो फॉल्ट होगा ही होगा। जो भी कनेक्टेड डिवाइस है उससे सिर्फ वोल्टेज ही जाएगा, तो डिवाइस में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बर्न कर सकता है, और फॉल्ट आएगा ही आएगा क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, द नॉर्मल ऑपरेशन गेट स्टक्स व्हेनेवर अ फॉल्ट अकर्स। हाँ, सिंपल लाइन लिखे, द नॉर्मल ऑपरेशन गेट स्टक्स व्हेनेवर फॉल्ट अकर्स। एब्सोल्युटली, हमारा कुछ भी चल रहा है, बल्ब ऑन है, फॉल्ट आ गई, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद हो गया, लाइट हमारी बंद हो गई, तो नॉर्मल ऑपरेशन जो हमारा बल्ब जल रहा था वो अब नहीं जल रहा है। उसके बाद, टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम स्विच गियर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस आर यूज्ड एंड इंस्टॉल्ड। स्विच गियर के जो प्रोटेक्टिव डिवाइस होते हैं उसको यूज़ किया जाता है या उसको इंस्टॉल किया जाता है इन सब चीज़ों से प्रिकॉशंस लेने के लिए, उन सब चीज़ों को प्रोटेक्शन देने के लिए कि ओवर करंट ना हो जाए, ओवर वोल्टेज ना हो जाए, एक्सेसिव करंट ना हो जाए। ठीक है ना? अब
जैसे फ्यूज़ हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, आइसोलेटर, स्विचेस और भी कई सारे डिवाइसेस होते हैं। उन चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट सर्किट एंड देयर इफेक्ट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट सर्किट होता क्या है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, चलिए पहले पढ़ते हैं शॉर्ट सर्किट एंड अकरेंस कैसे अकर होता है। सो द शॉर्ट सर्किट इज अ सिंपली लो रेजिस्टेंस कनेक्शन। हाँ, अब ये चीज़ याद रखिएगा कि जो ओपन सर्किट फॉल्ट होती है उसमें वोल्टेज बढ़ जाता है और इसमें लो रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो शॉर्ट सर्किट इज अ सिंपली लो रेजिस्टेंस कनेक्शन बिटवीन टू कंडक्टर्स सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पावर टू एनी सर्किट, ठीक है। क्या है, एक सिंपल लो रेजिस्टेंस का पाथ, शॉर्ट सर्किट जब भी होता है एक लो रेजिस्टेंस का पाथ पकड़ता है करंट और फ्लो करने लगता है। एक या फ्लो करने रहता है नहीं बोल सकते हैं, मतलब ये बोलेगा कि एक कनेक्शन बना लेता है लो रेजिस्टेंस में दो कंडक्टर्स के बीच में, जिससे इलेक्ट्रिक सप्लाई होने लगती है, ठीक है। फिर अकर कैसे होता है, तो इट अकर्स व्हेन अ फेज एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कांटेक्ट। नहीं, जरूरी नहीं है फेज और न्यूट्रल है, फेज और फेज भी कनेक्ट होगा तो कांटेक्ट में आएगा तो ये अकर हो सकता है कॉजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। हाँ सॉरी, फेस टू फेस होगा क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगेगा फिर दोनों कंडक्टर्स में ही, तो उस सर्किट में थ्रू फ्लो थ्रू द सर्किट, सो उस सर्किट में ही वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगेगा जब भी फेस टू फेस या फेस टू, जरूरी नहीं है फेस टू न्यूट्रल ही हो, फेस टू फेस भी हो सकता है, तो फ्लो करने लगेगा एक्सेसिव करंट। जितना भी मतलब करंट होता है सारा एक सर्किट में ही फ्लो करने लगेगा। ये डायग्राम है शॉर्ट सर्किट का, ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये सप्लाई है, ये वोल्टेज है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट आ गया, इम्पीडेंस लगा है, ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है। अब कुछ कॉजेज होते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स की, चलिए वो देख लेते हैं। सो द कॉजेज ऑफ शॉर्ट सर्किट्स आर ओवरलोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी लाइन पे ओवरलोड होगा तो कंडक्टर में फॉल्ट आना निश्चित है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम नॉर्मली बात करें तो कटिया फंसा लेते हैं या ओवरलोडिंग का सिस्टम है, तो उसकी वजह से कंडक्टर जो है वो फॉल्ट अकर हो सकता है। वियर एंड टियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर और लूज कनेक्शन ऑफ वायर्स। अगर आपका कनेक्शन जो है वो लूज है या बहुत पुराना कनेक्शन है वो कंडक्टर का उस वायर का, तो हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट इन अप्लायंसेस, कुछ अप्लायंसेस में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकती है मे बी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाए। कॉन्टैक्ट विथ लॉट ऑफ वाटर एंड, जैसे पता है कि वाटर के कॉन्टैक्ट में आने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है, तो कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर में रहते ही आते ही शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकता है। ऑलराइट, सो अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। सर्किट डैमेज हो जाएगी, जो भी सर्किट होगी वो डैमेज हो जाएगी, जैसे अभी दिखाया था ब्रेक हो गई थी सर्किट। ओवर हीटिंग होगी, जो भी अप्लायंसेस कनेक्टेड होंगे उसमें ओवर हीटिंग होगी या उस कंडक्टर में ओवर हीटिंग होने लगी। फायर एक्सप्लोशंस हो सकते हैं क्योंकि वायर गिरेगा तो उसमें से चिंगारियाँ भी निकल सकती हैं, वही स्पार्क्स। बर्निंग स्मेल, बर्निंग की स्मेल भी आएगी, बर्निंग की जलने की महक भी आने लगेगी। और पॉपिंग एंड बजिंग साउंड आने लगेगा, चर चर जो जो नॉर्मल स्पार्किंग की आवाज़ आती है वो सारी चीज़ें आने लगेंगी। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट topic and the last topic for the fault chapter. This is what SLD, single line diagram of fault connection. इसको समझते हैं, कुछ इसमें है नहीं। जनरेटर, सर्किट ब्रेकर 1, बस बार, सर्किट ब्रेकर 2, ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा है, फिर सर्किट ब्रेकर 3 लगा है, सर्किट ब्रेकर 4 लगा है, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है स्टेप डाउन के लिए। ये सी बी 5th है, ये सी बी 6th है और ये बस बार है, ठीक है ना। अब पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कैसे कैसे होता है। सो इफ़ इन केस द फॉल्ट अकर्स आफ्टर सी बी, अच्छा ठीक है, पहले हम बता देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से जनरेटर यहाँ से जनरेट हुआ, सी बी पहले सर्किट ब्रेकर मैंने लगाया, ये सी बी 1 2 3
इस SLD के लिए मैंने पॉइंट किया है कि हम ये बता सकें कि फॉल्ट कहाँ पे आया, कैसे आया, क्या हुआ। तो यहाँ पे पहला जो सर्किट ब्रेकर था वहाँ से हमने पास करा है बस बार पे। बस बार ने करंट को सप्लाई दिया, मतलब आगे दे दिया, ट्रांसमिट किया CB2 तक। CB2 के बाद हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रखा है कि अब यहाँ से ट्रांसमिशन होगा, तो हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया। अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेकर के आता है जो वहाँ से ट्रांसमिट की है एनर्जी, उसको CB3 पे उतारे, और उसके बाद वो CB3 के बाद वो CB4 पे आता है, सर्किट ब्रेकर फोर्थ पे, और फोर्थ के बाद ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि किसी भी ट्रांसमिशन में देखिएगा, किसी भी ट्रांसमिशन डिवीजन में सबसे पहले सर्किट ब्रेकर आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे पहले सर्किट ब्रेकर आता है, बट इन दोनों केस में ट्रांसफार्मर और सर्किट ब्रेकर में हम मालूम सबसे पहले आता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के बाद फिर आता है ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन के लिए, कि अगर मान लीजिए 220 kV आ रहा है या 440 kV आ रहा है, तो उसको हमने 440 को 220 में किया, या 220 को हमने 132 पे किया, 132 को 66 पे किया, जो भी है। सो वो फिर आगे फ्लो करेगा CB5 तक, वो बस बार, और फिर उसके बाद वो फर्दर ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे सर्किट ब्रेकर 3 के बाद यहाँ पे कहीं फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। उस केस में क्या होगा? इफ़ इन केस द फॉल्ट अकर्स आफ्टर सर्किट ब्रेकर 3 एज शोन, जैसे दिखाया गया, देयर विल बी टू पार्ट्स, नॉन sorry, now one equipment before CB3 and other after the connected equipments, ठीक है ना। यहाँ पे दो पार्ट्स हो जाएंगे, मतलब एक जो सर्किट ब्रेकर से पहले कनेक्टेड है और एक जो सर्किट ब्रेकर के बाद कनेक्टेड है। द इक्विपमेंट्स कनेक्टेड आफ्टर द सर्किट ब्रेकर्स आर फॉल्टी। सर्किट ब्रेकर के बाद, सॉरी, सर्किट ब्रेकर 3 के बाद जो भी चीज़ कनेक्टेड है, मतलब CB4 स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना, वो सारे फॉल्टी हैं। क्योंकि यहाँ फॉल्ट आ गया है तो ये सारे फॉल्ट्स में चले गए। ये सारे नहीं, लेकिन ये तो ये चला गया, तो ये सेक्शन हो गया फॉल्ट में। एंड द इक्विपमेंट्स कनेक्टेड बिफोर द CB3, मतलब सर्किट ब्रेकर 3 से पहले जो कनेक्टेड है वो सारे के सारे हेल्दी इक्विपमेंट्स, ठीक है। सो सिंगल लाइन प्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्ट्स यही है, कुछ नहीं है। कहीं भी फॉल्ट आता है तो उससे पहले वाला हेल्दी है, उसके बाद वाला फॉल्टी है, बस उसमें और कुछ नहीं है। सो for this video or for this chapter, this was the last last video of this chapter. हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। सो till then, जय हिंद and stay tuned.